Hello to all our dear students. Today is 19th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. So let's see what are the articles that we are going to discuss. तो बेसिकली आज हमें दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कस करना है। पहला है आपका इंडिया फ्रांस रिलेशन और इसका कंटेक्स्ट आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस की यात्रा पर गए थे कुछ सप्ताह पहले एंड सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिली। डिफेंस एग्रीमेंट कह लो या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने की बात कह लो, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो इस आर्टिकल में राइटर बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो रिलेशन है फ्रांस के साथ वो कौन से पिलर पर मजबूत है, कौन से पिलर पर आधारित है, जिसके कारण कितनी भी डिस्टर्बेंसेस क्यों ना आई हो लेकिन दोनों देश के बीच जो रिलेशन है वो मजबूत रहा है, वो बना रहा है। तो हम इस कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस के बीच पहले काफ़ी सारे समझौते हुए थे जो भारत की तरक्की के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जैसे आपका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड फिर डिफेंस डील्स तो हमारा होता ही है फ्रांस के साथ। तो हम इसे एनालिसिस करने वाले हैं ग्रेट डिटेल में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपका फ्रांस का न्यूज आपको अभी देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में, ये आपको ही पता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपनी मैप बुक ओपन करने हैं और मैप बुक में आपको देखना है कि जो फ्रांस का लोकेशन है वो बेसिकली कहाँ पर है, ताकि आपको अगर मैप बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आप उसे आसानी से आंसर कर सको। हर एक बार आपने देखा होगा प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता ही है और धीरे धीरे मैप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया जा रहा है, इन द सेंस कि थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है। जैसे इस बार ब्लैक सी सराउंडिंग कंट्रीज तो पूछी गई थी, लेकिन उसमें जो सराउंडिंग इनलैंड कंट्री है यानी कि जो आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है उसके बारे में पूछा था। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। लेकिन ये बात तो श्योर है कि कोई भी लोकेशन अगर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है न्यूज में तो चांसेस आर देयर कि यूपीएससी उस पर क्वेश्चन बनाकर पूछती है। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको मैप बुक खोलना है, फ्रांस का लोकेशन देखना है कि उसकी क्या फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं, क्या कौन सा माउंटेन वहाँ पर है, या फिर कौन सी रिवर वहाँ फ्लो कर रही है, या फिर आसपास के जो सराउंडिंग लोकेशन है फ्रांस के वहाँ पर कौन सा वाटर चैनल है और बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है। तो ये सब पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है, तभी आपको मैप की क्लियरिटी आएगी। सिर्फ रट्टाफिकेशन से या रटने से कोई काम नहीं चलता है, आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा जो आर्टिकल होगा वो है आपका जीएम मस्टर्ड को लेकर। तो बेसिकली जो जीएम मस्टर्ड है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में एज ए क्रॉप के रूप में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रही है। और इसके ऊपर राइटर ने कंसर्न जताए हैं बाय टेकिंग वेरियस पर्सपेक्टिव फ्रॉम द कमिटीज या फिर साइंटिस्ट एसोसिएशन या फिर अदर इन्वायरमेंटलिस्ट। तो क्या क्या कंसर्न रेज करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत उसे भी हम देखने वाले हैं, और थोड़ा सा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को समझेंगे कि वो क्या है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद इंडिया फ्रांस रिलेशन दैट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। तो ये आप देख सकते हो, टॉपिक का नाम है एंड प्रोबेबिलिटीज दैट कि इस बार यूपीएससी में नहीं तो नेक्स्ट टाइम इंडिया और फ्रांस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं। कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्रांस की यात्रा की और उस बीच काफ़ी ज़्यादा
एग्रीमेंट्स हुए एंड बहुत सारे टाइज अप देखने को मिले। तो वही राइटर बोलते हैं कि ये जो आपकी दोस्ती की गहराई है, ये बेसिकली आज की नहीं है, बल्कि काफ़ी लंबे समय से ये जो दोस्ती में गहराई है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने 1998 का केस स्टडी लिया। 1998 में बहुत सारी इवेंट्स भारत के रेस्पेक्ट में घटित हुई थी। क्या इवेंट्स था? पहली बात तो ये देखो, भारत ने उस समय पोखरण 2 जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट हुई थी मई 1998 में। उससे पहले जो आपका 26 जैन 1998 है, फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जैक्विस चिरैक, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत की यात्रा पर आए थे। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके आई के गुजराल थे। और इस विजिट के दौरान इंडिया की पहली एवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्रांस के साथ साइन हुई थी। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आप समझ लो, ये बेसिकली कॉपरेशन होता है दो देशों के बीच, जहां पर स्ट्रेटेजिक लेवल पर, डिफेंस के लेवल पर, सिक्योरिटी के लेवल पर कॉपरेशन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ठीक मई में जब आपका पोखरण 2 सक्सेसफुली कंडक्ट हुई थी और अनाउंस किया गया, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, याद रखना है। ठीक है, और उन्होंने ही अनाउंस किया था कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है। आपको भी पता है कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की जा रही थी वो सीक्रेट मिशन था। क्यों? बिकॉज अगर सीक्रेट नहीं रखा जाता तो यूएस जो है अलाउ नहीं करता। जैसा कि आपने 1970 के दशक में जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया था तो यूएस ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया था। ठीक है, तो हुआ कि तो जब ये आपका न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ तो अल्टीमेटली जो यूएस है एंड अलाइड कंट्रीज, इन सबों ने सैंक्शंस लगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं ना, यूएस पर भरोसा नहीं कर सकते जितना हम भरोसा रशिया पर करते हैं या फिर अदर कंट्रीज पर करते हैं। तो बोला जाता है कि मुश्किल समय में जो देश साथ देता है वही परफेक्ट दोस्त है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एलोंग विथ फ्रेंच डिप्लोमेट्स, उन्होंने इस टेस्ट को कंडेम किया। लेकिन आप समझो कि उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात शुरू हो गई, और ये आपका बात यूएस लेड इनिशिएटिव था, है ना, टू इम्पोज सैंक्शन ऑन इंडिया। लेकिन इस मुद्दे पर, यानी कि सैंक्शन लगाने के मुद्दे पर फ्रांस ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, साथ ही साथ फ्रांस के साथ जो आपके यूके थे, रसिया था, इन्होंने भी सैंक्शन लगाने पर समर्थन नहीं किया था। और एक और बात निकल कर आई थी कि ठीक इससे 6 महीने पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुई थी। तो एक प्रेशर था फ्रांस के ऊपर कि आपने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्यों किया, इसको विद्रॉ करो, बिकॉज भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्रांस ने इस बात पर भी डिनाई किया, बोला कि नहीं, मैंने एग्रीमेंट कर लिया है एंड अब तो ये रहेगा। तो ये आप समझ रहे हो कि फ्रांस की जो ट्रस्ट है भारत के प्रति उसको दर्शाता है। अब इतना ही नहीं, ये तो मैंने फर्स्ट स्लाइड की बात करी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो वही बात है, ये जो रिलेशन की मजबूती है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, वो इन सब ट्रस्ट पर बनती है। और जो भी रिलेशनशिप हमने कैरी फॉरवर्ड किया है फ्रांस के साथ, जिसमें आपके जो भी नेशनल डे पैरेड्स होते हैं, एक दूसरे देश इसको ज्वाइन करते हैं। और ये जो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं जिसका मैंने नाम लिया, चिराग साहब, वो भारत के प्रति काफ़ी ज़्यादा
रहे हैं। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। एक तो ये कि काफ़ी बार इन्होंने भारत को विजिट किया और काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन भारत के साथ स्थापित करने का भी प्रयास किया। जैसे कहा जाता है कि जो आपके ये प्रेसिडेंट थे चिरैक साहब, वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे होती है उसमें 2 बार ये गेस्ट के रूप में आ चुके हैं। पहली बार ये 1976 में आए थे, ठीक है। उसके बाद वेरियस फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आ चुके हैं, जिनके नाम हमने आपको मेंशन किया है। ये आपका कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच, दोनों देश के बीच जो टाइज है, जो दोस्ती है, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। और इस बार का कंटेक्स्ट अगर डिस्कस करें 2023 में जब हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए, तो हमारे प्रधानमंत्री को बेस्टाइल डे पैरेड में भी इनवाइट किया। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनको इस पैरेड के लिए इनवाइट किया गया था। पहले रहे हैं आपके मनमोहन सिंह, जिनको 2009 में इनवाइट किया गया था। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये रिश्ते की गहराई को, गहनता को दर्शाता है। तो ये सिग्नल दे रहे हैं राइटर। इसको समझने का बढ़िया से प्रयास करना है आपने, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं आया होगा। अब कहा जाता है कि जब भी आप फ्रांस और इंडिया के रिलेशन को सुनते होगे तो डिफेंस से रिगार्डिंग एग्रीमेंट सब नज़र आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड बातें सुनाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डिफेंस की इतनी सारी बातें होती है वो इन बड़े बड़े विजिट्स को छुपा देती है। छुपाने का मतलब ये है कि ओवर शैडो हो जाता है ये बड़े बड़े विजिट। लेकिन ये बात सत्य है कि जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, फ्रांस के टॉप लीडर्स है, उन्होंने भारत की यात्रा पर की है और भारत के साथ काफ़ी बड़े बड़े एग्रीमेंट भी किए हैं। और यही सब कारण है कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है वो आगे बढ़ता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। फिर राइटर 3 महत्वपूर्ण पिलर्स की बात करते हैं जो एक ग्राउंड है इंडिया और फ्रांस के मजबूत रिलेशनशिप का। वो कौन से 3 पिलर है उसको भी ध्यान रखना है। तो कहा जाता है कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है वो 3 पिलर पर आधारित है। पहला, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, यानी कि भारत के आंतरिक मामले में या फिर फ्रांस के आंतरिक मामले में ये दोनों देश इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी पिलर होती है किसी भी देश के साथ मजबूती वाली रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं देश को नाराजगी होगी और वो रिलेशन ट्रस्ट के साथ कैरी आउट नहीं हो पाएगा। फिर बाद में राइटर एग्जाम्पल भी देंगे कि जैसे आप देख लो अभी फ्रांस में आपका प्रोटेस्ट चल रहा है इमिग्रेंट्स के द्वारा, है ना। तो भारत जो है उस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है क्योंकि वो इंटरनल मामले हैं फ्रांस के। उसी प्रकार से भारत में मणिपुर वायलेंस चल रहा है ना। काफ़ी ज़्यादा न्यूज चल रही है वर्ल्ड ओवर में। कुछ कुछ देश तो क्रिटिसाइज भी करते, लेकिन फ्रांस ने क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो है इसी पिलर को दर्शाता है, यानी कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। दैट्स वाई हमारा जो रिलेशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मजबूत तरीके से। दूसरा जो पिलर है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घट रही है, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर को ले लो, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं इन सब पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, कि हमारा जो डिसीजन होगा रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मैटर वो इंडिपेंडेंट होगा टू अदर नेशन, और इस पर दूसरे नेशन क्रिटिसाइज ना करे तो वो बेहतर है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पिलर रहा है हम दोनों देश के रिलेशन का। अब यहाँ पर राइटर एक एग्जाम्पल भी देंगे रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब भारत ने, आपको ही पता है कि भारत का अपना स्टैंड है इस वॉर को लेकर, और फ्रांस का जाहिर सी बात है अपना स्टैंड होगा इस वॉर को लेकर। तो दोनों के स्टैंड में भली भिन्नता हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। भारत मानता है कि ठीक है वो तो फ्रांस का स्टैंड है, फ्रांस की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से चले। उसी प्रकार से
फ्रांस का मानना है कि भारत का स्टैंड है तो भारत अपने अकॉर्डिंग वो चल सकती है, बिकॉज द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये मैंने एग्जांपल आपको पहले बता दिया जो आगे राइटर देंगे। उसके बाद आपका आता है तीसरा पिलर जो कि है नॉन अलाइनमेंट का पिलर। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है आप समझो। एक होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब हम क्या है कि एक गुट में शामिल हो जाते हैं और फिर जो वो ग्रुप का डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन होगा। जैसे बोलते हैं ना नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस लेड डिफेंस अलायंस है और इनका जो स्टैंड है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर वो यूनाइटेड है और जो भी इनके मेंबर्स हैं वो डिसीजन पर खड़े होते हैं। लेकिन जब हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं तो कहने का मतलब हम किसी एक देश या गुट के प्रति आकर्षित नहीं है, हमारे पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हम किसके साथ जुड़े ना जुड़े, किसके साथ रिलेशन बनाए ना बनाए। ठीक है, तो ये जो आपका नॉन अलाइनमेंट है, जैसे भले ही भारत नाटो का अलायंस नहीं है तो उस पर फ्रांस को कोई आपत्ति नहीं होगी या फिर भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी फ्रांस के रिगार्डिंग, तो वही सब बात निकल कर आती है। और ये नॉन अलाइनमेंट का जो कंसेप्ट है वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको पढ़ना है या फिर इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल आएगा तो मैं आपको डिटेल से नॉन अलाइनमेंट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये बात निकल कर आई। तो ये तीन पिलर को मैंने डिटेल में आपको समझाया। अब आप समझो कि राइटर कहते हैं कि ठीक है 1998 में जो घटना घटी जहां पर भारत को काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया हैज़ कंडक्टेड, तो एक चीज़ चल रही थी कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको विद्रॉ कर लेना चाहिए। तो फिर फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इससे पहले भी 1976 में जब सेम प्रेसिडेंट इंडिया की यात्रा पर आए थे तो उससे ठीक पहले इमरजेंसी लगाई गई थी बाय द देन गवर्नमेंट, फिर भी उन्होंने विजिट को कैंसिल नहीं किया। ठीक है, उन्होंने विजिट किया डिस्पाइट कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था इमरजेंसी को लेकर कि इमरजेंसी है, इसने फ्रीडम को सप्रेस किया है तो फिर फ्रांस क्यों जा रहा है, लेकिन इससे उनके विजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक बात ये भी दर्शाता है कि उस समय के जो फ्रांस प्रेसिडेंट थे वो भारत की तरफ, भारत के इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते थे, वैल्यू देते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने विजिट को कैंसिल भी नहीं किया। और इतना ही नहीं, 1975 में फ्रांस ने पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को होस्ट किया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो उस समय एनर्जी क्राइसिस आ गई थी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। अब आप पूछोगे कि सर ये डेवलपिंग कंट्रीज पर एनर्जी क्राइसिस कैसे आई, तो उस दौरान योम किपुर वॉर चल रहा था और उस वॉर के दौरान यूएस और अरब देशों के बीच जो टेंशन है वो बढ़ गई थी। अब अरब देश जो है जिसको आप गल्फ कंट्रीज भी कह सकते हो, आपको ही पता है तेल उनके पास भरी पड़ी है और जो भी पेट्रोलियम है या फिर क्रूड ऑयल है काफ़ी ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है बिकॉज तेल का भंडार तो वही है। तो इस वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो गई थी क्रूड ऑयल के सप्लाई में, तो एनर्जी क्राइसिस फेस करने लगा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर ये जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने वही बोला कि कैसे इस एनर्जी क्राइसिस को या इसके इम्पैक्ट को कम किया जाए और उसमें भारत को भी शामिल किया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो एक न्यूट्रल स्टैंड रहता है और अल्टीमेटली भारत का इन्वॉल्वमेंट मतलब वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, अंडर डेवलप कंट्रीज के भी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इतना ही नहीं, स्पेस सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, इन सब फील्ड में तो हमारा कॉपरेशन हुआ ही हुआ।
आपने देखा भी होगा, काफ़ी बार जो है हम स्पेस रिलेटेड इवेंट्स में फ्रांस के साथ कॉपरेशन करते हैं। गगनयान से भी रिलेटेड कुछ कॉपरेशन फ्रांस के साथ भारत ने किया था। और इतना ही नहीं, 2006 में फिर से सेम प्रेसिडेंट चिराग वो दिल्ली आते हैं और सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं। तो आप समझो कि इनकी प्रेसिडेंसी ने भारत के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, क्या क्या हुए मैंने आपको बताया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिविल न्यूक्लियर डील। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म चल रहा था कि सैंक्शन लगा दो, लेकिन फ्रांस ने सपोर्ट नहीं किया। और इतना ही नहीं, ये रिलेशन इतने पर ही नहीं टिकता, और आगे जाता है। 2008 में भारत ने डिमांड किया कि भाई साहब, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उससे हमें वेबर दे दो। वेबर मतलब छूट दे दो। अब ये क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो न्यूक्लियर मटेरियल जैसे यूरेनियम सब हो गए, है ना, इन सब के इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करता है, ताकि ये जो आपके रॉ मटेरियल है वो ऐसे देश के हाथ में ना आ जाए जिससे न्यूक्लियर डिजास्टर का खतरा बढ़ सकता है, न्यूक्लियर आर्मामेंट का खतरा बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये ग्रुप बनाई गई थी। अब जाहिर सी बात है, भारत तो इसका मेंबर नहीं था, तो भारत को अपनी एनर्जी नीड्स फुलफिल करनी थी। जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है तो उसमें आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। भारत के पास उतना ज़्यादा यूरेनियम की सप्लाई है नहीं, भारत बाहर से डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए। तो भारत जो है वेबर मांगा एनर्जी के लिए, मतलब हमें रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने की परमिशन दे दो, डिस्पाइट कि हम जो है एनर्जी के मेंबर नहीं हैं। तो फ्रांस ने इस मुद्दे पर भारत का काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया। दैट्स वाई भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से वेबर भी मिला, और भारत अच्छे क्वांटिटी में जो रॉ मटेरियल है जो हमारे एनर्जी नीड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उसको इंपोर्ट भी करता है विदाउट फेसिंग एनी सैंक्शन, विदाउट फेसिंग एनी इश्यू। ठीक है। और यूएस के साथ तो हमारा जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ वो काफ़ी बाद में हुआ, उससे पहले ही फ्रांस के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर डील हो गया टू इंश्योर कोऑपरेशन इन द सिविल न्यूक्लियर मैटर। जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना हो तो अब उसके लिए टेक्नोलॉजी सब की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब तो एडवांस कंट्रीज है ना, तो आराम से इनके पास टेक्नोलॉजी था, और इस कोऑपरेशन से भारत जो है वो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सका। तो ये सब आपके पॉजिटिव्स निकल कर आते हैं। मैंने आपको ग्रेट डिटेल में बताने का प्रयास किया। ठीक है। अब ये जो आपके प्रेसिडेंट थे, इनको भारत से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपने जर्नल में बातें भी लिखी, और उन्होंने कहा कि उनका काफ़ी ज़्यादा लव है, पैसन है इंडिया के लिए, और उनके लिए जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जो भारत से उन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डील की, उसके तहत भारत को एक वर्ल्ड में प्राइमरी रोल देने की बात है, बिकॉज ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक चॉइसेस, सेकुलरिज्म प्रिंसिपल, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल्स, लैंग्वेज, कल्चर। इसलिए भारत जो है इतनी डाइवर्सिटी को पोज किए हुए है अपने अंदर, तो भारत को वर्ल्ड लेवल पर एक प्राइमरी रोल मिलनी चाहिए, ताकि भारत जो है डिफरेंट पीपल्स के, डिफरेंट कंट्रीज के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सके। ठीक है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को, सो एज टू इंश्योर मोर इक्वली बैलेंस्ड वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद फिर अब राइटर प्रेजेंट कंटेक्स्ट पर आते हैं। उन्होंने कहा कि जो मोदी जी का विजिट है पेरिस में जो आपको देखने को मिला, वो वही पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट करता है आज भी। जो कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वार्ता साहब, उन्होंने कहा कि डिस्पाइट फ्रांस में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा किए जा रहे हैं, या फिर जो मिस ट्रीटमेंट की बात चल रही है इमिग्रेंट कम्युनिटीज को लेकर, तो डिस्पाइट ऑल दिस मिस्टर मोदी ने अपने विजिट को कैंसिल नहीं किया, और ना ही इस मुद्दे पर कोई क्रिटिसिज्म वाली बात कही, और ना ही फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन
पारित किया रिगार्डिंग द मणिपुर वायलेंस, तो उस पर भी फ्रांस ने अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं जताया, डिस्पाइट कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है मणिपुर में, इंटॉलरेंस चल रही है माइनॉरिटीज के प्रति, या फिर सिविल सोसाइटी फ्रीडम्स कर्व किए जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस क्रिटिसिज्म विच वॉज मैंशन इन रिजोल्यूशन पास बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, फ्रांस ने इसे ज्वाइन नहीं किया। तो ये सब दिखाता है हमारी दोस्ती की गहनता को। और जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए 3 प्रिंसिपल, उसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद वही बात है, यूक्रेन मुद्दे पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कौन सी प्रिंसिपल चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन अलायंस, कि डिस्पाइट ये जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, ये सबके अपने अपने स्टैंड है, भारत की अपनी स्टैंड है और फ्रांस की अपनी स्टैंड है, और इस पर ना फ्रांस को आपत्ति है ना भारत को आपत्ति है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और कंटेक्स्ट लेते हैं राइटर, कि जैसे मार्च 2022 में जब आपका ये वॉर शुरू हुआ था, उसके ठीक 1 महीने बाद तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई थी मैक्सिको की मदद से अलोंग विथ फ्रांस, ताकि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड मिले टू द पीपल्स विच आर इनसाइड द कन्फ्लिक्ट जोन। तो इस पर नेगोशिएशंस हुआ और भारत को भी इस मुद्दे पर अपना रिस्पॉन्स जताने की बात फ्रांस ने करी थी कि आप भी अपना सहमति जताओ। लेकिन जब ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गया तो यहाँ पर भारत ने वोट नहीं किया, तो इससे भी जो फ्रांस है उसको कोई आपत्ति नहीं हुई, फ्रांस नाराज नहीं हुआ। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, है ना, जो अभी हमने दिखाया, नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन अलाइन। तो ये बात निकल कर आती है। और साथ ही साथ जो अभी के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनका भी स्टैंस दूसरा रहा है, डिफरेंट रहा है, कॉम्प्लेक्स रहा है रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। इवन वो तो मॉस्को यानी कि रशिया का जो आपका लोकेशन है वहाँ पर भी विजिट किए थे मिस्टर पुतिन से मिलने के लिए, फिर भी भारत को उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। साथ ही साथ अप्रैल में वो चाइना भी विजिट किए थे, ठीक है, एंड उन्होंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दिया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, दैट यूरोप कैन नॉट बी ए वेसाइल स्टेट टू द यूएस ऑन इट्स चाइना पॉलिसी, यानी कि यूएस की जो चाइना पॉलिसी है, ठीक है, अब वो तो यूएस की पॉलिसी ना, अब सारे यूरोपियन देश ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि यूएस की इस पॉलिसी को माने। तो इस टाइप का इन्फरेंस निकाला गया। तो वही बात है, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर, तो यहाँ पर भी आप देखो क्या था कि नाटो प्लस पार्टनरशिप बनाने की प्लान चल रही थी। नाटो प्लस पार्टनरशिप प्लान के अंतर्गत क्या होगा कि नाटो के जो कंट्रीज है वो तो ठीक है, और भी कंट्रीज, ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया जा रहा था, जैसे जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इंडिया को भी इसमें शामिल करने की बात करी थी। तो फ्रांस ने इस प्लान को डिसअप्रूव किया, बोला कि नहीं भाई हम इस प्लान से सहमत नहीं है, और भारत जाहिर सी बात है इस पर तो सहमति रखेगा नहीं, क्योंकि भारत जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर विश्वास रखता है। तो न्यू दिल्ली ने भी इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का फेमस स्टेटमेंट भी निकला था, दैट नाटो इज नॉट ए टेम्पलेट दैट अप्लाइज टू इंडिया, ठीक है। ये सब बातें हैं। उसके बाद अभी जो रिसेंट विजिट हुई, इसमें आपका इंडिया फ्रांस रोड मैप तैयार हुआ इंडो पैसिफिक को लेकर, और इसमें कोई रीजनल मिलिट्री कॉलिशन या कोलैबोरेशन करने की बात नहीं की गई है, नहीं तो एक गलत संदेश जाता कि यहाँ पर आपका डिफेंस कोलैबोरेशन या मिलिट्री कोलैबोरेशन किया जा रहा है दोनों देश के बीच, तो एक गलत सिग्नल जाता खासकर चाइना को भी और अदर कंट्रीज को भी। तो ये जो आपका रोड मैप है इंडो पैसिफिक के ऊपर, दैट डजंट डील्स विद द मिलिट्री कॉलिशंस कि भाई साहब मिलिट्री स्ट्रेंथन करो इस रीजन में, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। साथ ही साथ क्वाड को एक्सपेंड करने की बात थी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड प्लस, जिसमें फ्रांस को भी शामिल करने का प्लान था, लेकिन ये फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द यूएस फ्रांस रिफ्ट ओवर द ऑकस, यानी कि जो ग्रुपिंग बनी थी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पार्टनरशिप या एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं ना, तो
और फिर इसका चैप्टर खुल जाएगा। तो वही बात है। एक फिर राइटर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि देखो जो फ्रांस है ना, इंडियन ओशियन में उनके बहुत सारे आइलैंड है, लाइक आपका रियूनियन आइलैंड, वो भी फ्रांस का ही है। न्यू कैलोडोनिया जो कि आपका इंडो पैसिफिक रीजन में है। फ्रेंच पोलिनेशिया इंडो पैसिफिक में। तो जो इंडियन नेवी है वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर सकता है। पेट्रोलिंग यानी कि निगरानी रखना, शिप्स सब की सिक्योरिटी इंश्योर करना, पायरेसी सबको रोकना, ये सब किया जा सकता है भारत अपने अपने शिप्स को यहाँ पर तैनात करके। और साथ ही साथ फ्रांस भी अंडमान आइलैंड का इस्तेमाल कर सकता है फॉर दिस पर्पज, फॉर पोर्ट कॉल्स। ये आपको बताना है कि पोर्ट कॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। तो ये बात कहते हैं कि जो हमारा जो रिलेशन है विद द P5 कंट्रीज वो तो है ही है, लेकिन फ्रांस का साथ जो टाइज है वो कुछ अलग ही तरीके से यूनिकनेस रखता है। अब P5 क्या है, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं P5। इसमें कौन कौन से, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, UK है, ठीक है। तो ये बात हो गई, 5 देश है, US है। तो सभी के साथ तो हमारा रिलेशन है, लेकिन फ्रांस के साथ जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस रखता है, बिकॉज यहाँ पर हम कोई प्रेशर नहीं दबाते या देते कि आपको इन मुद्दे पर ये स्टैंड लेना है, वो स्टैंड लेना है, ऐसा कुछ नहीं। तो यही आर्टिकल बेसिकली डिस्कशन कर रहा था। तो होप आपको क्लियरिटी से इस मुद्दे पर समझ आ गया होगा। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल मुझे लगा ये, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस को राइटर डिस्कस करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के कुछ टॉपिक्स भी आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक that is related to genetically modified mustard crop related issue। अब ये तो ठीक है, टॉपिक है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो व्हाट डू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? थोड़ा सा सोचो, चीज़ें आसान लगेगी। चलो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, तो इसका मतलब आप समझो कि जैसे आपका कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। इतना तो आपको बायोलॉजी में पता होगा, ठीक है। तो DNA क्या है? DNA आपका रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर बायोलॉजिकल थिंग्स वो इसमें स्टोर्ड रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका शेप क्या होगा, आपके कितने हाथ होंगे, पैर होंगे, आँख कितना होगा, कान कितना होगा, उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनके भी DNA होते हैं, उसके DNA में भी ये सब चीज़ें स्टोर्ड होती हैं कि पत्ते का डिजाइन कैसा होगा, कौन से फल उसमें उगने वाले हैं, ठीक है, उसमें कांटे होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीज़ें स्टोर्ड रहती है। और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तभी तो उसके फीचर्स निकलने लगते हैं, उस टाइप से दिखने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो शुरुआत से ही उनका जो DNA है उनको डायरेक्शन देता है कि क्या शेप होगा, क्या साइज होगा एंड क्या कलर होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ कहाँ से निकल कर आ रही है? It is all because we have a set of information that has been collected in the DNA that guides the cell to develop into that biological body, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसका सिंपल अगर लेमन टर्म में उदाहरण दे तो जैसे आज आप एक रोबोट बना दो, उसमें आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो, ठीक है, कि भाई साहब जब आपको हम ऑन करेंगे तो आप हेलो बोलोगे, जब हम आपको सर्टेन इंस्ट्रक्शन दोगे तो आप एक गिलास पानी ला कर दे देना, कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए तो आपने पंखा ऑन कर देनी है। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन फिट कर दी और जब मैंने इसको ऑन किया तो वो वही परफॉर्म करेगा।
तो डीएनए भी कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है। लेमन टर्म में मैंने समझाया, बाकी तो बायोलॉजी में बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती है, आपको भी पता है, लेकिन ले टर्म में आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डीएनए। अब समझो कि लेट्स से कि अब ये जो रोबोट है इसके फंक्शन में हमें कुछ चेंज करना है, इसको मोस्ट पावरफुल बनाना है ना, इसको और ज़्यादा फंक्शंस हमें देना है, इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। तो आपको नहीं लगता कि इसके इंस्ट्रक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन हम बाहर से इनको डालेंगे, फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर वो इंस्ट्रक्शन ये पालन करने लगेगा। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जेनेटिक लेवल पर, जीन के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर मॉडिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ट्रेट्स अचीव कर सके। जैसे आजकल डिज़ाइनर बेबी का कंसेप्ट आता है कि हमारा जो बेबी हो वो इस कलर का हो, इस हाइट का हो, इस लेवल ऑफ इफ़िशियंसी का हो। तो ये सब आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही अंतर्गत आने लगी है। तो उसी प्रकार से अब समझिए कि मैं आपको थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी से लिंकेजेस करने का प्रयास करता हूँ कि आने वाले समय में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है। धीरे धीरे फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी सॉइल की। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इसको निपटने के लिए क्या करें? क्या हम एग्रीकल्चर लैंड को और बढ़ा सकते हैं? नहीं। उसको कैसे बढ़ाएंगे? वो तो लिमिटेड है। तो क्या हम फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर ऐड करते चल जाएं? वो भी एक लिमिटेड वर्क करेगा, ठीक है। बाद में वो सॉइल को हार नहीं देगा। तो एक नया तरीका साइंटिस्ट ने लेकर आया, क्यों ना हम क्रॉप के इंफॉर्मेशन, क्रॉप के डीएनए में ही कुछ एडिट कर दे, उसको वो प्रॉपर्टी दे दे ताकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने लगे, सेम लैंड से, सेम क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर से, या फिर डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर से मोर एंड मोर प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस किया जाने लगे। इस टाइप के कंसेप्ट को हम कह दिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इसमें बहुत सारी डायमेंशंस आती है। जैसे कोई क्रॉप्स हमने बनाया जो हो सकता है सर्टेन पेस्टिसाइड से रेसिस्टेंट हो, यानी कि पेस्ट वो अटैक करे लेकिन उस पौधे पर कोई असर ना पड़े। हो सकता है कोई इंसेक्ट उस पर अटैक करे लेकिन उस पौधे पर कोई असर ना पड़े। हो सकता है ड्राउट आ जाए लेकिन ड्राउट का भी वो उस पर कोई असर ना पड़े। हो सकता है एक्सेसिव फ्लड आ जाए, उस फ्लड पर भी कोई इम्पैक्ट, उस फ्लड के कारण भी कोई इम्पैक्ट ना हो। तो ये सब बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है। हो सकता है आज आपका 1 kg वो प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्शन बढ़ा के उसको 2 kg कर दे, ठीक है। हो सकता है जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, मतलब जो क्रॉप उग रहा है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा घास फूस उग जाती है जिसको हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हम हर्बिसाइड छींटे तो इस प्लांट को नुकसान ना हो, तो ऐसा कुछ ट्रेट इनमें डेवलप कर दे। तो ये सब डायमेंशन आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कवर होगा। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक। अब देखो कितना आनंद लगेगा आपको चीज़ें समझने में, ठीक है। जैसे आप बीटी कॉटन का नाम सुनते हैं ना, बीटी कॉटन भारत में बेसिकली ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच इज़ लीगलाइज्ड। लेकिन जब ये लीगलाइज किया गया तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स की बात की जा रही थी कि हाँ इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे जो है क्वालिटी बढ़ेगी, इससे डिजीज अटैक कम होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना कि इस बीटी कॉटन की भी एफिशिएंसी में कमी आ रही है, बिकॉज जो पेस्ट थे भले ही शुरुआती दौर में बीटी कॉटन से दूर भाग जाते थे, लेकिन अब क्या है वो पेस्ट भी तो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है ना। जैसे हम एक शरीर है, जैसे हम है, अब हमारे पर कोई डिजीज अटैक करता है, कोई बीमारी अटैक करता है, तो क्या होगा, हम दवाई खा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उस दवाई का जो रेसिस्टेंस है वो कीटाणु डेवलप कर लेता है, तो बाद में दवाई भी काम नहीं करती है, ठीक है। जैसे मच्छर मारने का जो लिक्विड सब आता है, देखो नए नए वैरायटीज के लिक्विड इन्वेंट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मच्छर रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। उसी प्रकार से ये सब कुछ कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। तो वही ये राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि
ऐसा नहीं है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को आप ले आओगे तो इसके हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और ये जो राइटर कंटेक्स्ट दे रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग दे रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के रिगार्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस इश्यू पर काम कर रही है, इसको लागू करने का, इसको अप्रूवल देने का प्रयास कर रही है। लेकिन वही है, राइटर इसी मुद्दे पर कंसर्न रेज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट बेसिक्स हमने जान लिया, अब थोड़ा सा चलते हैं डिटेल में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड तैयार किया। ठीक है, तो इसके बाद जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इश्यूज जताई। हमेशा ध्यान रखना, ये जो जीएम क्रॉप सब होते हैं ना, इन पर इन्वायरमेंटलिस्ट इश्यू जताते हैं, क्योंकि हम इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को नहीं जानते। क्योंकि हो सकता है ये जो रिसर्च कंडक्ट की गई है रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियलिटी, वो एक साल 2 साल के डाटा पर आधारित हो, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा सॉइल पर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा जब उस शरीर के अंदर जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पर, बायोडाइवर्सिटी पर, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, कोई नहीं जानता। इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट थोड़ा सा फियरफुल रहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा चीज़ तो वही है ना, बायोडाइवर्सिटी। हमारा हेल्थ कंसर्न भी हो सकता है बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे शरीर में कुछ डिफेक्शंस क्रिएट करने लगे, कौन जानता है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स रेज करे जाते हैं। सिंपल सेंस में कहो तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका कहना रहता है कि नेचर से छेड़खानी नहीं करनी है, नेचर से डिस्टर्बेंसेस आपको नहीं करना है, ये है सिंपल सा मतलब। ठीक है, तो ये डिबेट चल रही थी, तो फिर हमने आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बताया। तो ये जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इसको अल्टर किया जा रहा है ताकि ये जो आपका हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड यानी कि जो हर्ब्स हैं, जो घास उग जाते हैं क्रॉप्स के बगल में, जो उनके न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं, है ना, जो उनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, तो जब ये हर्बिसाइड इस पौधे पर छीटी जाए, मस्टर्ड पर छीटी जाए, तो पौधे पर कोई असर ना पड़े, भले ही हर्ब्स जो है वो डेड हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड लाने का प्रयास किया जा रहा है। और थोड़ा सा कंटेस्ट ये भी है कि भारत जो है ना एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस तो भले ही काफ़ी ज़्यादा करता है, वर्ल्ड लेवल में वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, लेकिन वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। 50 से 60% एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, और हमारी जो एडिबल ऑयल की नीड है वो कितनी ज़्यादा है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो दूसरा कंटेक्स्ट ये बोलते हैं, चूँकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप्स है उसको तैयार करना, डेवलप करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती है, तो क्यों ना हाइब्रिड मस्टर्ड सीड की तरफ जाए। हाइब्रिड मस्टर्ड सीड में क्या होता है ना कि हम फॉरेन जीन को इंसर्ट नहीं करते। ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स होते हैं उसका हम बेसिकली पॉलिनेशन सब करवाते हैं ताकि इनके जो अच्छे गुण हैं वो उनमें आ जाए और फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो वही बात है, क्या चीज़ें चल रही है मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इस डिबेट के बारे में समझते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर डिबेट भारत में लंबे समय से चलता रहा है, जहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, फार्मर्स, कंज्यूमर्स ने अपने अपने रिस्पॉन्स जताए हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। किसी ने पॉजिटिव बातें कही हैं, किसी ने निगेटिव बातें कही हैं। ठीक है, रिगार्डिंग देयर इम्पैक्ट। तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की सेफ्टी, इफ़िशियंसी एंड नेसेसिटी पर सवाल खड़े करता है। और अभी फ़िलहाल क्या है, बीटी कॉटन ही हमारे देश में अप्रूव्ड है, फर्स्ट एंड द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूव्ड क्रॉप इन आवर कंट्री। अब आप एक बात यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये बीटी कॉटन क्यों अप्रूव किया गया। समझिए, बीटी कॉटन को हम खाते तो नहीं, इससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर को तो ये नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है,
और दूसरी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्शन देते हैं जो आपका रुई होता है उसका। तो फार्मर्स की नीड को एड्रेस करने के लिए, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, इन सब के पर्पज़ के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इस उम्मीद में कि जो बीटी कॉटन है ये आपका ग्रेटर प्रोडक्शन देगा, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करेगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये देखा जा रहा है कि ये उतना कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है फार्मर्स को। इनफैक्ट आज के समय में जो कॉस्ट है कल्टीवेशन का और रिस्क है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये सब आप समझो तो बेसिकली जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो भले ही हमने कोई डेवलप कर लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, लेकिन हो सकता है बाद में जो पेस्ट है वो रेसिस्टेंस डेवलप कर ले। ठीक है, तो यही बात राइटर कह रहे हैं। तो राइटर सिंपल सा कहना ये चाहते हैं कि आप जीएम मस्टर्ड को बड़े तेज़ी से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो कर लो कि बीटी कॉटन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या सच में इससे फ़ायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ सीड कंपनीज को तो बड़ा ही फायदा हो रहा है। उनको क्या है, सीड बेचना है महंगे महंगे, और ये सब सीड काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। और फिर राइटर कुछ रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि जो आपका पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है ना, 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी गठित की गई थी इंडिपेंडेंटली। एक 2013 में या 12 में बनी थी, या फिर दूसरा जो है 2017 में बनी थी। और उन्होंने बेसिकली जीएम क्रॉप्स के सारे डायमेंशन को एग्जामिनेशन करने का प्रयास किया था कि इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या कुछ आपका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अलोंग विद दैट सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था आफ्टर PIL फाइल्ड बाय एन NGO। उस NGO का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि पूरी तरह से एनालिसिस कर सके कि क्या इम्पैक्ट आपका जीएम क्रॉप्स का हो सकता है अगर वो भारत में अप्रूवल दे दी जाती है कल्टीवेशन के लिए। तो ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं कंसर्निंग द जीएम फूड, वो कहाँ से निकल कर आया है, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ से। और इन्होंने, समझने की बात करिए, इन्होंने कंसर्न रेज किया था रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया। तो वही राइटर कहते हैं कि जब ये कमिटीज अनएनमस तरीके से बोल रही है कि हमारे देश में रेगुलेटरी सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा कमी है रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि उसको प्रॉपर से रेगुलेट नहीं किया जाता, अगर वो लागू हो जाएगा तो हमें उनके रिपोर्ट को समझना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और तब डिसीजन लेना चाहिए, रेदर कि हम हेस्ट में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अप्रूवल दे दें। ठीक है, और साथ ही साथ जो 2017 में एक कमेटी जो बनी थी, आई थिंक ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लो, ये जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, इन्होंने भी स्पेसिफिक रेफरेंस मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में कहा था। और उनका कहना था कि पूरा थ्रो इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करिए बायोसेफ्टी का, एनवायरमेंटल रिस्क का, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स का, लेकिन सही तरीके से असेसमेंट नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी थी TEC, जिसको हमने कहा, जो हमने बोला था TEC ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बनाई गई थी, हाँ, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, तो इसमें से जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने भी डिफिशिएंसी पॉइंट आउट की जो सेफ्टी असेसमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग की गई थी इन द रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड इन 2013, यानी कि प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया गया, सिंपल भाषा में कहे। और इनका कहना था कि जो आपका HT कोटन्स है, यानी कि हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स, वो अनसूटेबल है इंडियन कंटेक्स्ट में, इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस ना करें, नहीं तो इन्वायरमेंट को, रूरल लाइवलीहुड को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो ये याद रखना, ये आपका डायरेक्ट आंसर में काम आएगा। ठीक है, कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या कुछ चैलेंजेज आ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट, रूरल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आम करेगा, ये थोड़ा सा आप सोचना और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कह लो, सुप्रीम कोर्ट की
कमिटी ने जो बातें कही तो वहाँ पर कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, साइंटिस्ट भी कंसर्न्स रेज करते हैं, तो हमें इनकी बात पर अमल करनी चाहिए ना। और बिफोर रिलीजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इनटू द इंडिया, तो हमें प्रॉपर स्ट्रेंथन करना होगा रेगुलेशन को, ठीक है। और यहाँ पर वही है, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल कंसेंसस जो चल रही है कि हाँ हमें जीएम नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसको हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से, रोबस्ट तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही है, गवर्नमेंट जो है उनको हेस्ट में पुश फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए जीएम मस्टर्ड क्रॉप के अप्रूवल के रिगार्डिंग। अदरवाइज ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट ना ही साइंटिफिक एविडेंस या फिर जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने रिकमेंडेशंस दिए है उस रिपोर्ट में, उसको नहीं मानती है, ठीक है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का कहना है कि ठीक है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल देने का, उससे बढ़िया आप नॉन जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर दो, वो भी आपका बेटर यील्ड देगा देन द जीएम मस्टर्ड। तो जब हमारे पास अल्टरनेटिव है तो व्हाई यू आर चूजिंग द जीएम मस्टर्ड क्रॉप, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट हियर कर रही है इस मुद्दे पर, तो उस पर जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो अपना जो आर्गुमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ वो एविडेंस गैदर करने का प्रयास कर रही है कि आप हमें बताओ कि इसका लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिस्क क्या होगा अगर एचटी क्रॉप्स, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना था कि जीएम मस्टर्ड को आप एचटी क्रॉप मत मानिए, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यील्ड को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वैसे क्रॉप जो सचमुच में हर्बिसाइड को टॉलरेट कर पाते हैं तो उनको तो हम एचटी क्रॉप ही कहेंगे, उनको हम दूसरा कैसे कह देंगे, उनको हम एचटी क्रॉप कैसे ना रिकॉग्नाइज करें, जबकि वो तो वही फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप है वो एचटी क्रॉप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो राइटर कहते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट जो अपना एग्रीमेंट दे सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इन इंडिया, हो सकता है उस आर्ग्यूमेंट से सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अगर जो साइंटिस्ट हैं जो अपना बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, हो सकता है वो इनके पक्ष में जवाब दें, तो वो भी कोर्ट को मिसलीडिंग करने की बात होगी, पब्लिक को मिसलीडिंग करने की बात होगी, ठीक है। तो राइटर का कहना है कि भाई साहब आपने साइंस बेस्ड कंसर्न को सचमुच में वैल्यू देनी है, ठीक है। और उस रिपोर्ट सब में जो बातें कही है उस पर अमल करके ही आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अदरवाइज पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पर नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात फिर राइटर लास्ट में बोलते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल के लिए, तो आप समझो कि एक प्रकार से हरी झंडी मिल जाएगी फॉर अदर क्रॉप्स रिलेटेड टू हर्बिसाइड टॉलरेंट लाइक कॉटन, राइस, मेज, वो भी फिर तेज़ी से धड़ल्ले से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे भारत में, और फिर वो भारत की जो बैलेंस है फूड कल्चर के रिगार्डिंग उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये टोटल कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया। होप यू फाउंड इट सो यूजफुल एंड इन ग्रेट डिटेल। मैंने आपको सारे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पूरा डायरेक्ट आपको बताया है, तो बस आपको बढ़िया से चीज़ें समझनी है, आपका काम हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चीज़ें अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।